गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी रुपलजन वंस अगेन। एंड आज मैं अपने एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर आई हूँ। तो जैसे कि मैंने एसएएम की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड मैंने उस वीडियो में बताया था कि ऑडिट और लॉ की कंबाइंड वीडियो होगी। तो ये ऑडिट एंड लॉ के लिए कंबाइंड वीडियो ये है और इसमें मैं आपको दोनों की स्ट्रैटेजी बता दूँगी। प्लस उसका क्या है, तरीका दोनों का थोड़ा सेम रहेगा पढ़ने का, क्योंकि दोनों ही थियरी सब्जेक्ट्स में दोनों में एमसीक्यू है। प्लस इसमें भी आपकी जो एमसीक्यू आते हैं उसमें डेज और पेनल्टीज और ये सब कुछ हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। यस, सो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि दोनों का क्या क्या सिलेबस है। अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। और वहीं पर अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ का सिलेबस भी बड़ा आ जाता है, क्योंकि उसमें आपका कंपनी लॉ अलग हो जाता है, देन सिक्योरिटीज़ लॉ अलग, प्लस आपका जो ये फेमा और पीएमएलए ये वाले जो क्रिमिनल लॉ आई वुड से ये वाला अलग हो जाता है। नॉट क्रिमिनल लॉ बट रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव के उससे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखना है इतना बड़ा सिलेबस है और थियोरी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप लोगों को वेटेज पे जाना है कि कौन से पोर्शन की कितनी वेटेज है एग्ज़ाम में। आई नो कि वेटेज से कुछ नहीं होता है, कभी कभी जो पेपर बनता है वो ऐसे बनता है कि जिस चैप्टर की या जिस पोर्शन की वेटेज कम होती है उसमें से काफ़ी सारे मार्क्स आ जाता है। बट अगेन यार, वो आप लोगों के सिलेबस में है तो वो लोग पूछ सकते हैं, बट हम लोग तो पढ़ाई उसी हिसाब से करेंगे ना जितना हमारे पास टाइम होगा, प्लस एक जो प्रॉपर वे है पढ़ाई करने का। तो इसीलिए बोल रही हूँ सबसे पहले वेटेज देखो। लाइक अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो आपका ऑडिट में काफ़ी मेजर चंक एक स्टैंडर्ड्स का होता है। देन आपका सेकंड पोर्शन आ जाता है कंपनीज एक्ट, उसमें आपका कारो वगैरह सब कवर हो जाता है। देन आपका अदर ऑडिट वाले जो चैप्टर्स हैं लाइक ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ये वाले सारे चैप्टर्स होते हैं। देन फिर आपका बैंकिंग और एनबीएफसी से रिलेटेड पूरा अलग चंक है जिसमें पीएसयू वगैरह कवर होता है। तो आपका प्रोफेशनल एथिक्स का जो पोर्शन है वो पूरा अलग रहता है। तो अब इतना सारा पोर्शन है तो आपको वेटेज तो देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूँ तो आपका बहुत मोस्ट ऑफ द पेपर आपका स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी लॉ एंड एनबीएफसी बैंक तो नहीं बोलूँगी, जो आपका अदर ऑडिट आ जाता है उससे कवर हो जाता है। क्योंकि बैंक्स का ऑडिट, देन एनबीएफसी, पीएसयूज एंड इन सब के ऑडिट में क्या है, आपका हर चैप्टर में से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको मेन चीज़ें पढ़नी है। बट बाकी जो पोर्शन है उसमें से आपको सब कुछ ही ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एंड यही बात मैं अगर लॉ की करूँ तो लॉ में आपका जो स्टार्टिंग का कंपनी लॉ है वो काफ़ी मेजर पोर्शन कवर करता है। देन सिक्योरिटी लॉ की भी वेटेज सही होती है। देन आपके फेमा सिक्योरिटी लॉ, पीएमएलए एंड एफसीआरए, ये वाले चैप्टर्स भी काफ़ी वेटेज रखते हैं। क्योंकि अगर आप सारे चैप्टर्स की बात करो ना, अगर हर एक चैप्टर में से भी हम एक एक क्वेश्चन उठाकर देखें, एक एक क्वेश्चन बनाए, तो आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है। और अब क्या है, अब एमसीक्यू आने से ना, ऑडिट लॉ में दोनों की बात कर रही हूँ, एमसीक्यू आने से जो चैप्टर्स आपके पहले लेफ्ट आउट हो जाते थे या फिर जिन चैप्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता था, जो टाइमलाइंस कंसिडर नहीं होती थी, प्रोविजंस कंसिडर नहीं होते, वो भी अब क्या है कंसिडर होने लगे हैं। प्लस वो लोग ये चीज़ें ना एमसीक्यू में पूछने लगे हैं। तो छोड़ना तो आपको कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सिलेबस बहुत है या मैं कुछ छोड़ दूँ, तो छोड़ना तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एनी विच वेज आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। आप एमसीक्यू में स्टक हो जाओगे। रादर कि आप सब कुछ पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, प्लस जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, जो कम समझ में आ रही है, उसको एक बार गो थ्रू कर लो। अगर उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और ये तो फिर भी नहीं होगा, मैं कितना ही पढ़ लूँ, उसको एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाए उसमें से तो आप लोग उसको लिख पाओ। ठीक है। देन मैं सेकेंड चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि लिख कर प्रैक्टिस करना है यार क्वेश्चंस की। आप लोग क्या है, ऑडिट लॉ में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं थियोरी सब्जेक्ट्स हैं तो बस रीडिंग कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। बट नहीं, उसको ना लिख कर प्रैक्टिस करना। और जैसे सपोज आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो, चाहे ऑडिट के चलोगे, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ो कि व्हाट द क्वेश्चन इज सेम। उसके बाद ये सोचो उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ लिया ना। खुद से उसका आंसर लिखने का ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर वे से लिखो, चाहे आप बुलेट पॉइंट से लिखो, बट ट्राई टू राइट एन आंसर कि आप लोग कीवर्ड्स लिख पा रहे हो या नहीं। क्योंकि ऑडिट लॉ में ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल कीवर्ड्स का रहेगा। ऑल्दो देखो लैंग्वेज बुक से सेम टू सेम नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अगर आपके पास अपनी डेफिनेशन आती है व्हाट इज इंटरनल ऑडिट या व्हाट इज कारो, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ कारो, तो आप ऑब्वियसली बुक की लैंग्वेज एकदम से नहीं उतार सकते, बट
एटलीस्ट आपके कीवर्ड्स होने चाहिए ना। अब इंटरनल कंट्रोल में कीवर्ड्स क्या होंगे आपके, कि व्हाट इज़ इंटरनल, तो इंटरनल कंट्रोल्स में आपके कीवर्ड्स होंगे रिस्क होगा, मैनेजमेंट होगा, प्रोसीजर्स होंगे, पॉलिसीज़ होंगी, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हो अपने आंसर में तो आपको ना फुल मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स बहुत कम डिडक्ट होते हैं। ऑडिट लॉ में इसी चीज़ का खेल है, और ऑडिट इसी वजह से थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि यार ऑडिट एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। ऑल्दो आगे जाकर हम सबको ऑडिट्स करने हैं, तो इसीलिए वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग कीवर्ड्स सोचें। अब सपोज कहीं पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज़ हो रहा है, हम सबको पता है व्हाट इज़ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि माइंडफुल एंड यू शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, कि जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, या हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप उसकी जगह अगर ये लिखोगे कि ऑडिटर शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब सेम है, बट देन अगर आप वहीं पर उसकी जगह यूज़ कर रहे हो कि ऑडिटर शुड अप्लाई और ऑडिटर शुड असेस द पर्टिकुलर थिंग बाय यूजिंग हिज और हर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो ये वर्ड सुनने में भी अच्छा लग रहा है, प्लस जो एग्जामिनर होगा उसको अट्रैक्ट करेगा ये वर्ड, तो उससे भी लगेगा कि हाँ आप लोगों ने डीप में पढ़ा है, आप लोगों को नॉलेज है ऑडिट की। सो इसीलिए इन वर्ड्स का इतना इंपॉर्टेंस होता है आपका ऑडिट और लॉ में। और लॉ में क्या है, लॉ में तो देखो आपको इतना याद भी नहीं करने प्रोफेशनल वर्ड्स या फिर पर्टिकुलर कीवर्ड्स, क्योंकि लॉ इज़ अ प्रोविजन, जो चीज़ है वो है। तो अगर आप उसको समझ लेते हो या जो प्रोविजंस है उसको याद कर लेते हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो। लॉ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी प्रॉब्लम ऑडिट में आती है कीवर्ड्स की, इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से कर लेना। और ये चीज़ें कब आएंगी, जब आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे। अब कोई स्टैंडर्ड है, अब स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को स्टैंडर्ड का नाम पता हो प्लस स्टैंडर्ड का नंबर पता हो, क्योंकि अगर आपको वो ही नहीं पता, बेसिक से नहीं पता, तो आप आगे क्या डिफाइन करोगे स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले जब भी कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है ना, स्टार्ट विद एज पर दिस स्टैंडर्ड नंबर, देन नेम ऑफ कंपनीज एक्ट या फिर जो भी ऑफ ऑडिटिंग जो भी आप लिख रहे हो, उसके बाद आंसर स्टार्ट करो। पहले थोड़ा सा डिफाइन करो कि व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड इज सेइंग अबाउट, उस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है और उसमें क्या है। उसके बाद अपने क्वेश्चन पर आओ, देन फ्रेम 2 to 3 लाइन्स फ्रॉम क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन मिला है। देन अपने कंक्लूजन पर आओ, तो ऐसे आंसर लिखना। और हाँ, मेन जो है पेपर में कैसे आंसर लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना है कि जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है उस थोड़ा सा उसको डिफाइन करना है। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो एज पर सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर आप लिखते हो तो अच्छा इंपैक्ट आता है। उसको थोड़ा सा डिफाइन करो, देन ये लिखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और उसमें थोड़ा सा प्रोविजन और अपनी वो डाल दो कि जिसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। देन एंड में कंक्लूजन कि आप लोग क्या सोचते हो या इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर जाते हो तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, या फिर अगर फुल भी नहीं मिलते तो ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है ऑडिट और लॉ की, और थ्योरी सब्जेक्ट है तो इसके साथ में कोई और सब्जेक्ट लेकर ज़रूर चलना प्रैक्टिकल, तो उससे क्या है आप लोग का इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अब काफ़ी कम टाइम बचा है एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से पढ़ाई करो, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कैसे पढ़ाई करनी है और आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।